इस देश में भांति भांति के लोग हुए हैं जिन्होंने भांति भांति के पद और मंत्रालय संभाले हैं। कुछ की कार्यशैली ऐसी रही है जिन्हें देखकर मन यही कहता है कि काश ये कुछ समय और रहे होते, और कुछ के कर्मकांड और कार्यकाल सुन के लगता है तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा इस देश के कुछ ऐसे लोगों से जो दुर्भाग्य से इस देश के गृह मंत्री भी थे और जिनके नेतृत्व के कारण इस देश को बार बार कलंकित होना पड़ा, और साथ साथ इनके ऐसे काले करतूतों की पोल भी खोलूंगा जिसके कारण इस देश की अस्मिता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हुआ। तो अविलंब आरंभ करते हैं। इस देश को स्वतंत्र हुए शीघ्र ही 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जहां एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, शंकर राव चौहान, ज्ञानी जैल सिंह और राजनाथ सिंह जैसे प्रख्यात और ओजस्वी नेताओं ने गृह मंत्रालय की शोभा बढ़ाई और देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए उनका निजी एजेंडा या चाटुकारिता राष्ट्र धर्म से ऊंचा था। ऐसे ही लोगों की लालसाओं के कारण भारत को बार बार कलंकित होना पड़ा है, और एक एक करके इन व्यक्तियों का विश्लेषण बेहद आवश्यक है। आइए देखते हैं कि किस व्यक्ति ने किस स्तर तक गृह मंत्रालय की गरिमा को कलंकित किया है। 5वें स्थान पर आते हैं यशवंतराव बलवंतराव चौहान। दोहरे मापदंड या दोगलापन की जीती जागती प्रतिमूर्ति यदि कोई थे तो वे यही थे। यथार्थवाद के चश्मे से अगर देखें तो एक आदर्शवादी भारतीय राजनीतिज्ञ के सभी गुण इस महोदय में विद्यमान हैं। ये दोगले थे, बात बात पे अपना पक्ष बदलते थे, कभी किसी एक स्थान पर नहीं टिकते थे और इनके विचार कभी स्थिर नहीं रहते थे। ये महोदय 1966 से 1970 तक और फिर 1989 से 1980 तक देश के गृह मंत्री रहे। रोचक बात तो ये थी कि एक समय ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गृह मंत्री रहे और दूसरे समय उन्हीं के धुर विरोधी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय और उप प्रधानमंत्री का पद दोनों ही संभाला। यू टर्न लेने में यदि यशवंतराव चौहान को अगर कोई वर्तमान में टक्कर दे सकता है तो वो दो ही लोग हैं, अरविंद केजरीवाल और कन्हैया कुमार। चौथे स्थान पर आते हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद। यशवंतराव चौहान ने यदि देश को अपने यू टर्न से कलंकित किया तो एक ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कारनामों से इस देश के इतिहास के सबसे स्याह अध्यायों में से एक की नींव भी रखी, और वे थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद। 1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन सरकार स्थापित हुई तो जनता दल के अंतर्गत ये देश के प्रथम और एकमात्र मुस्लिम गृह मंत्री बने। लेकिन इनके गृह मंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद कश्मीर में वो हुआ जिसने आने वाले दिनों में एक भीषण नरसंहार की नींव रखी। उन दिनों भाजपा नेता टीकालाल टपलू की हत्या के पश्चात कश्मीर घाटी में पहले ही तनाव व्याप्त था, और इसी बीच गृह मंत्री बनने के कुछ ही दिन के पश्चात मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी डॉक्टर रुबैया सैयद का जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने अपहरण कर लिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लाख विरोध के बावजूद मुफ्ती मोहम्मद के अनुरोध पर आतंकियों की मांगों को मानते हुए 5 आतंकियों को रिहा किया, और इसके कुछ ही दिनों के बाद 19 जनवरी 1990 से कश्मीरी हिंदुओं के विरुद्ध भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय प्रारंभ हुआ, जहां देश में अपने ही नागरिक शरणार्थियों की भांति रहने को विवश हो गए, और इसका दोषी केवल एक व्यक्ति थे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद। तीसरे स्थान पर आते हैं सुशील कुमार शिंदे। यदि सुशील कुमार शिंदे ने अजमल आमिर कसाब और मोहम्मद अफजल गुरु को ना लटकवाया होता तो वे इस सूची में प्रथम स्थान पर होते, परंतु एक कांस्टेबल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कांग्रेस के इस नेता ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, और वही उतार चढ़ाव उन्होंने देश को भी दिखाए हैं। अगर अजमल कसाब और अफजल गुरु की फांसी को हटा दे तो इस व्यक्ति ने बतौर गृह मंत्री इस देश को 2 गहरे जख्म दिए हैं। निर्भया कांड के बाद असली विरोध प्रदर्शन पर हिंसक लाठीचार्ज और आंध्र प्रदेश का जबरदस्ती विभाजन करना। 2012 में 16 दिसंबर की रात को जो हुआ था उसे शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव है, परंतु जो विद्रोह हुआ उसके प्रति केंद्र सरकार ने जो रवैया दिखाया उससे स्पष्ट दिखता है कि इनका रवैया देश की व्यवस्था के प्रति कैसा था। परंतु जिनके नेतृत्व में
देश पर बिजली संकट आया हो, उनसे और क्या आशा कर सकते हैं। लेकिन इसी सुशील कुमार शिंदे ने अपनी राजनीतिक लालसा के लिए वर्षों से एक आंध्र प्रदेश को दो भागों में खंडित कर दिया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिसकी ना किसी को आवश्यकता थी और ना ही कोई औचित्य था। अब दूसरे स्थान पर आते हैं शिवराज पाटिल। वैसे तो इस सूची में जनाब को प्रथम स्थान मिलना चाहिए, पर इस बारे में फिर कभी। ये पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में लोकसभा के अध्यक्ष थे। 2004 में ये चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद इन्हें मनमोहन सिंह की भांति गृह मंत्रालय का पदभार दिया गया था। ऐसा प्रथम बार हो रहा था जब ना तो देश का प्रधानमंत्री और ना ही देश का गृह मंत्री जनता द्वारा चुना गया था। इन्हें भारत के नीरो की उपाधि यूं ही नहीं दी गई। जैसे रोम के जलने पर नीरो झुनझुना बजा रहा था, वैसे ही शिवराज पाटिल अपने कार्यशैली से अधिक अपने वस्त्रों पर ध्यान देने के लिए कुख्यात थे। इन्हीं के नेतृत्व में देश पर एक के बाद एक आतंकी हमले हुए और इन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट के पश्चात बाटला हाउस के एनकाउंटर का विवाद उपजा, जिसमें जब वामपंथियों ने दिल्ली पुलिस के चरित्र पर सवाल उठाया तो इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमले को अंजाम दिया। शिवराज पाटिल को हमले पर कम और अपनी पार्टी पर अधिक ध्यान था, जिसके कारण एनएसजी को सही समय पर मुंबई जाने की आज्ञा भी नहीं मिल पाई और स्थिति और विकट हो रही थी। फलस्वरूप शिवराज पाटिल को हमले के बाद इस्तीफा देने पर बाध्य होना पड़ा। लेकिन इस सूची में प्रथम स्थान पे आते हैं पलानीअप्पन चिदंबरम। कभी सोचा है जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और पलानीअप्पन चिदंबरम में क्या समानता है? ये चारों प्रख्यात अधिवक्ता हैं, लेकिन इन चारों के कारण भारत की छवि बहुत कलंकित हुई और इन्होंने इस देश की अस्मिता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यदि जवाहरलाल नेहरू के बाद इस देश पर सबसे बड़ा कोई कलंक है, यदि किसी व्यक्ति को देखकर मन में कोई सम्मान नहीं बल्कि अपशब्द ही निकले, तो वह है पलानीअप्पन चिदंबरम, जो इस देश के सबसे निकृष्ट गृह मंत्रियों में अव्वल आते हैं। बाजीराव मस्तानी में एक बड़ा ही कचोटता संवाद है, पराये से क्या शिकायत करना, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। जो घाव पी चिदंबरम ने इस देश को दिया, उसके लिए कोई भी शब्द, किसी भी प्रकार की निंदा अपर्याप्त होगी। कट्टरपंथी मुसलमानों को 26/11 के पश्चात देश के आक्रोश से बचाने के लिए इसी व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद की झूठ की रचना की थी। जिस प्रकार से कुछ आतंकियों की रक्षा करने के लिए एक पूरी संस्कृति को कलंकित करने का प्रयास किया, उसका कोई हिसाब नहीं। जिस लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने समझौता ब्लास्ट के पीछे का सच उजागर करने का प्रयास किया, उसे हिंदू आतंकवाद का प्रतीक बनाकर वर्षों तक जेल में सड़ाया, उसे भीषण यातनाएं दी, उसके परिवार के जीवन को नारकीय बना दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ जो हुआ, उसे शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव होगा। हम लोग कभी भी मोहम्मद घोरी या अहमद शाह अब्दाली से पराजित नहीं हुए। हम तो अपनों के विश्वासघात और उनके असहयोग के समक्ष घुटने टेकने को विवश हो गए। लेकिन आज यही पी चिदंबरम अपने आप को विभिन्न मामलों में निर्दोष सिद्ध करने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने को विवश है। 2019 में जिस प्रकार से ये हिरासत में लिए गए थे, वो इन्हीं के कर्मों का हिसाब था। ये तो मात्र प्रारंभ है, परंतु देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर इस देश को काफी कलंकित किया है। पी चिदंबरम तो इसका अंश मात्र है। ऐसे ना जाने कितने विश्वासघाती है जिनको आपके समक्ष लाना हमारा परम धर्म है, अन्यथा हमारे देश की प्रगति असंभव है।